नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा बायोकोडॉन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों की क्लास काफी टाइम से डिले हो गई थी। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही थी जिनकी वजह से आप लोगों की क्लास नहीं डल पा रही थी, तो साथियों उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज से फिर से बेटा आप लोगों की क्लासें बिल्कुल बाकायदा स्टार्ट हो रही हैं। हम लोगों को सारी क्लासें रेगुलर देखना है, ठीक है बेटा। 12th क्लास और नीट क्लासेस के लिए हम लोगों का पहला टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें साथियों हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर साथियों आपको बताया था मैंने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। इसकी बात साथियों हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी। आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल मतलब एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा कैसे होता है, इसकी आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है कि नहीं बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो ध्यान से सुनना है। आपको बताया था कि मेनली 3 फेज होती है। हमारा जो लाइफ स्पान है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होता है उसमें 3 फेज होती है। सबसे पहली जो फेज होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। सबसे जो पहली फेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। जुवेनाइल फेज कहते हैं। जुवेनाइल फेज जब खत्म होती है तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। ये जो फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी चेंजेस हैं ये क्यों आते हैं, क्योंकि बेटा हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो तीनों फेज के बीच में एक ट्रांजिशन की तरह काम करते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो तीनों फेज कौन कौन सी, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनिसेंस फेज, तीनों फेज के बीच में एज ए ट्रांजिशन काम करते हैं। जुवेनाइल फेज के बाद जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और ये जो जुवेनाइल फेज होती है ये किसके द्वारा फॉलोड होती है, इज फॉलोड बाय द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। और उसके ठीक बाद क्या आती है, रिप्रोडक्टिव फेज आती है। कौन सी आती है, रिप्रोडक्टिव फेज आती है। इस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। ऑर्गेनिज्म आसानी से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब रिप्रोडक्शन की जो फेज है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सीजनल होता है या पर्टिकुलर टाइम पर होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर ही क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म, एक तो होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं, जो लगातार रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। और जो पर्टिकुलर टाइम पर करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सीजनल मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक साल भर के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पर उनके अंदर क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्शन होता है। और दूसरे कौन से बताया मैंने आपको, दूसरे आपको बताया साथियों अपने कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जो कि साल भर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, उससे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। और आपको बता दूं बेटा कि जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स हमारी जो होती हैं वो सीजनल ब्रीडर्स होती हैं। बर्ड्स हमारी कैसी होती हैं, सीजनल ब्रीडर्स होती हैं। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, बर्ड्स सीजनल ब्रीडर्स हैं। लेकिन बेटा इन्हीं बर्ड्स के अंदर हमारी जो पाउल्ट्री होती है, पाउल्ट्री फार्मिंग जो होती है, पाउल्ट्री फार्मिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस करवाते हैं। और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये जो पाउल्ट्री फार्मिंग होती है इसमें हम लोग जो एग होते हैं, एग की जो लेइंग होती है, एग की जो लेइंग होती है वो थ्रू आउट द ईयर होती है। थ्रू आउट द क्या होती है, ईयर होती है।
साल भर एक की क्या हो सकती है, लेइंग हो सकती है। जनरली क्या देखा गया है कि वर्ष के अंदर जो एक की लेइंग होती है, एक की जो लेइंग होती है वो कैसी होती है, सीजनल होती है। कैसी होती है बेटा, सीजनल होती है। लेकिन पाउल्ट्री फार्मिंग के अंदर हार्मोनल ट्रीटमेंट की सहायता से, ध्यान रखना है, पाउल्ट्री फार्मिंग के अंदर हार्मोनल ट्रीटमेंट की हेल्प से इनके अंदर जो ब्रीडिंग है या इनके अंदर जो एक की लेइंग होती है ये थ्रू आउट द ईयर होती है। इसका हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। किसके लिए करते हैं, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। व्यावसायिक अपन इसका उत्पादन करवाते हैं, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करवाते हैं, ठीक है। इसका व्यावसायिक उत्पादन करवाते हैं किसके लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ह्यूमन वेलफेयर के लिए मतलब हमारे फायदे के लिए, मनुष्य के फायदे के लिए जो अंडे हैं उनका जो उत्पादन है, ठीक है क्या नहीं, वो कैसे होता है, कमर्शियल लेवल पर होता है, व्यावसायिक लेवल पर होता है, जिससे कि हम उसका सही प्रकार से क्या कर सकें, उत्पादन कर सकें, उसका प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल। जो जुवेनाइल फेज होती है इट इज फॉलोड बाय द रिप्रोडक्टिव फेज। कैसे बेटा, उसके अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स इस काम के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन्स की हेल्प से ही इन सभी के अंदर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, जिससे रिप्रोडक्टिव फेज आती है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आती है। उस बेस पे आपको दो प्रकार के ब्रीडर्स बताए, एक होते हैं सीजनल ब्रीडर्स और दूसरे होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स। बेटा इनके ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो ब्रीडिंग की प्रोसेस है वो कैसी, सीजनल है, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही उनके अंदर ब्रीडिंग होती है, थ्रू आउट द ईयर उनके अंदर ब्रीडिंग नहीं होती है, वो कैपेबल नहीं होते हैं, उसे हम लोग कौन सा बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर ब्रीडिंग हो सकती है उन्हें हम कौन से बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। इस बात को साथियों हम लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप लोगों को रिवाइज करने में कोई तकलीफ ना हो, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे की, इसके आगे की बात करेंगे। ये जो आपका टॉपिक चल रहा है बेटा, यहां से बता दूं आपको, नीट एग्जाम के अंदर और सीबीएसई बोर्ड के जो बालक हैं उनको यहां से ज्यादा हेल्प मिलेगी। एमपी बोर्ड के अंदर यहां से प्रश्न थोड़े कम पूछे जाते हैं, आपके 1 नंबर के या 2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो बन सकते हैं। बेसिक आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसकी बेस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बन सकते हैं। बाकी बड़े क्वेश्चन कहां से बनेंगे ये मैंने आपको रेगुलर क्लासेस के अंदर बताया हुआ है। लेकिन बेटा हम लोगों को तो नीट एग्जाम को क्रैक करना है, इसलिए सारी बातों को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। हमारा बेसिक जितना अच्छा होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा कि हमारे एग्जाम अच्छे से जाए। ठीक है, बात समझ आ रही बेटा, इसलिए सारी बातों को ध्यान से सुनते रहना है। जहां भी दिक्कत आएगी आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताना है। आप लोग थोड़ा सा बोलते कम है, अपनी समस्याओं को कम बताते हैं, बाहर निकाल के रखना सीखो। अगर अपनी समस्याओं को बाहर निकालोगे, मेरे पास तो पहुंचाओगे, तुमको सॉल्व करूंगा, आपको अच्छा लगेगा। उन समस्याओं से बोझ लेकर के दबो मत, उन समस्याओं के मेरे पास फेंक दो, मैं उनको सॉल्व कर दूंगा। बच्चे बहुत कम फोन लगाते हैं, मतलब बेटा प्रॉब्लम 2 ही प्रकार के बालकों को आती है। ठीक है क्या नहीं, या तो कोई बालक पढ़ने में कमजोर हो तो उसको प्रॉब्लम आती है, या कोई बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहता है तो उसको प्रॉब्लम आती है, और जो पढ़ेगा ही नहीं तो उसको प्रॉब्लम किस बात की। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमको प्रॉब्लम किस बात की आएगी। जब पढ़ाई करने बैठोगे तो 100% कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम आएगी, और उस प्रॉब्लम को आप मेरे पास तक भेजोगे, मैं उसको आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है क्या नहीं, कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको बताना है कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आई, इससे बार बार रिवाइज करवाओ। मैं 26 बार बेटा रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन अपन को समझ के रहना है, एग्जाम को फोड़ना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, आप ध्यान से सुने। जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, नई बात है, जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं मतलब जिन मैमल्स के अंदर प्लेसेंटा होता है, जिन मैमल्स के अंदर प्लेसेंटा होता है बेटा, उनकी बॉडी के अंदर उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं। जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं मतलब जिन मैमल्स के अंदर क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है। क्लियर है, जिन मैमल्स के अंदर प्लेसेंटा बनेगा उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ठीक है, कहां पर होंगे,
ओवरी के अंदर, यानी मतलब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है? मेनली ओवरी होता है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? ओवरी होता है। और इसके अलावा अपन साथ में इससे रिलेटेड कौन है? यूटेरस। यानी अपन ये कह सकते हैं कि फीमेल की ओवरी और यूटेरस के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस होते हैं। क्लियर है? साइक्लिक चेंजेस क्या होते हैं बेटा? इस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इस काम के लिए हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं। यानी एक समय के बाद फिर से वही साइकिल क्या होती है? रिपीट होती है। एक पर्टिकुलर टाइम के पश्चात वही साइकिल फिर से क्या होती है? रिपीट होती है। और ओवरी और यूट्रस के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, उस बेस पर हमने जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है ऑस्ट्रस साइकिल। कौन सी होती है? ऑस्ट्रस साइकिल होती है। दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक होता है ऑस्ट्रस साइकिल और दूसरा कौन सा होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। कौन सा साइकिल होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना? एक ऑस्ट्रस साइकिल और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ऑस्ट्रस साइकिल जो होता है ये प्रेजेंट किसके अंदर होता है? नॉन प्राइमेट्स के अंदर। जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर ऑस्ट्रस साइकिल प्रेजेंट होता है। और जो प्राइमेट्स होते हैं, जो प्राइमेट्स एनिमल हैं, उन सब के अंदर कौन सा होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होता है। कौन सा साइकिल प्रेजेंट होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होता है। जो नॉन प्राइमेट्स हैं उसके अंदर आता कौन है? उसके अंदर आता है काउ, सीप, रैट, ठीक है? बड़े सब किसमें आते हैं? काउ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, ईटीसी। ये सभी किसके अंदर आते हैं? अपने नॉन प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। क्लियर है? और जो प्राइमेट्स हैं, इन प्राइमेट्स के अंदर कौन कौन आता है? मंकी है। कौन कौन आएगा इसमें? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। ह्यूमन किसमें आता है? प्राइमेट्स के अंदर आता है। इसका मतलब बेटा इसमें कौन सी साइकिल चलेगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। काउ के अंदर कौन सी साइकिल चलेगी? ऑस्ट्रस साइकिल चलती है। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमपी बोर्ड के लिए भी इंपोर्टेंट है। एमपी बोर्ड के अंदर ये एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं कि ऑस्ट्रस साइकिल किन एनिमल के अंदर चलती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसके अंदर चलती है। क्लियर है? इतनी सी बात हमको याद रखनी है, ठीक है क्या नहीं? बेटा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे हमको? बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें मेंस्ट्रुएशन होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? मेनली मेंस्ट्रुएशन होता है। इसके अंदर क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है। मतलब जो एंडोमेट्रियम होती है वो टूट जाती है। जो एंडोमेट्रियम होती है वो टूट जाती है और टूटने के पश्चात जो ब्लड होता है ना, वो थ्रू द वेजाना क्या होता है? बॉडी से बाहर निकलता है। यानी बेटा उसी को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और जिनके अंदर ऑस्ट्रस साइकिल होती है उनके अंदर नो मेंस्ट्रुएशन। जिनके अंदर ऑस्ट्रस साइकिल है उनके अंदर नो मेंस्ट्रुएशन। उनके अंदर नो मेंस्ट्रुएशन। जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम जो होती है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है। एंडोमेट्रियम क्या होती है बेटा? रीएब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है क्या नहीं? रीएब्जॉर्ब हो जाती है। इस बात को बेटा हम लोग याद रखेंगे। तो ऑस्ट्रस साइकिल चलती है और दूसरी कौन सी चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। कौन सी साइकिल चलेगी बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। क्लियर है? इतनी बात को हम लोग याद रखेंगे। बेटा अब हम लोग बात करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है
रिप्रोडक्शन की फेजेस कौन कौन सी होती हैं? रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी फेजेस होती हैं? फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी फेज हैं, इसके बारे में बेटा हम लोग बात करेंगे। ठीक है क्या? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? जो बेसिक बातें हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, या इसी का एक नाम और बोलते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन या इसी का एक नाम और है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है क्या? नहीं, बेटा अब हम लोग बात करेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी इवेंट्स हैं, इसके बारे में बेटा हम लोग बात करेंगे। ध्यान से देखेंगे बेटा, इसमें मेनली 3 इवेंट्स आती हैं। एक आती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरी आती है बेटा हमारी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और तीसरा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तीन इसमें फेजेस होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और तीसरा कौन सा होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है इसके अंदर मेनली 2 आती हैं। इसके अंदर एक आता है गैमेट्स, गैमेट्स ट्रांसफर, सॉरी गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा आता है गैमेट ट्रांसफर। दूसरी स्टेप कौन सा आता है साथी? उसमें गैमेट ट्रांसफर आता है। गैमेटोजेनेसिस में एक तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है और दूसरा इसके अंदर क्या आता है? गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है। ये दोनों फेज अपनी किस में आती है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आती है। किस में आती है साथियों? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर गैमेट का ट्रांसफर, गैमेट का ट्रांसफर और गैमेटोजेनेसिस। और दूसरा स्टेप कौन सा है हमारा? फर्टिलाइजेशन। और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें हमारा क्या आता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, वो अपन को देखना पड़ता है। इसमें जायगोट फॉर्मेशन, बेटा इसमें एक तो जायगोट फॉर्मेशन होता है, जायगोट फॉर्मेशन होता है, दूसरा आता है इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस। दूसरा इसमें क्या आएगा अपना? एम्ब्रियोजेनेसिस आता है। ये दोनों पॉइंट अपन को इसमें देखने को मिलेंगे। इस बात को बेटा हम लोग ध्यान रखेंगे। बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, यानी गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। इन दोनों की हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है इसी बात? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। उसी को अपन क्या कहते हैं साथियों? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और जो मेल गैमेट बनते हैं ये मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के अंदर बनेंगे, और जो फीमेल गैमेट होते हैं ये कहां बनेंगे? ओवरी के अंदर। मेनली जो मेल गैमेट होता है ये टेस्टिस के अंदर बनता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो किसके अंदर बनता है? ओवरी के अंदर बनेगा। किसके अंदर बनेगा? ओवरी के अंदर बनता है। और ये जो बनने की प्रोसेस है इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये जो गैमेट के बनने की प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्लियर थी इसी बात? अब मेनली क्या देखा जाता है कि ये जो मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है,
उसके बेस पर इनको बेटा हमने मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है आइसोगैमीट्स। कौन सा होता है बेटा? आइसोगैमीट्स होता है। क्लियर है क्या नहीं? इसी को होमोगैमीट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? होमोगैमीट्स भी कहते हैं। ठीक है क्या नहीं? होमोगैमीट्स भी कहा जाता है, होमोगैमीट्स भी कहा जाता है। और दूसरा होता है एनआइसोगैमीट्स। एनआइसोगैमीट्स या इसी का दूसरा नाम होता है हेट्रोगैमीट्स। दो प्रकार के गैमीट बनते हैं। जो मेल और फीमेल गैमीट हैं, ये मेनली कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। अगर दोनों मेल और फीमेल गैमीट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, अगर देखने में दोनों गैमीट एक जैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, तो उसे हम लोग कौन से बोलेंगे? आइसोगैमीट। आइसो का मतलब ही क्या होता है? समान। होमो मतलब एक जैसे। जो गैमीट बन रहे हैं वो बेटा दोनों गैमीट कैसे हैं? एक जैसे हैं। ऐसा हमको किसमें देखने को मिलेगा? ऐसा हमको देखने को मिलता है एल्गी के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा? एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है क्या नहीं? एल्गी के अंदर हमें इस प्रकार के गैमीट देखने को मिलते हैं। और एनाइसोगैमीट या हेट्रोगैमीट का मतलब होता है जब दो गैमीट मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से एकदम से डिफरेंट है। जब दोनों गैमीट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं बेटा, तब अब उससे हम लोग क्या कहते हैं? तब उससे हम लोग हेट्रोगैमीट्स या एनाइसोगैमीट्स कहते हैं। हेट्रोगैमीट या एनाइसोगैमीट्स। ह्यूमन के अंदर किस तरह की गैमीट देखने को मिलेंगे? हमको एनाइसोगैमीट्स देखने को मिलते हैं, हेट्रोगैमीट्स देखने को मिलते हैं। टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ गैमीट्स, टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ गैमीट्स इज नोन एज एनाइसोगैमीट्स और हेट्रोगैमीट्स। उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? एनाइसोगैमीट्स या हेट्रोगैमीट्स कहते हैं। क्लियर? इतनी सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? तो बेटा ये अपन ने क्या देखा? गैमेटोजेनेसिस। किसको देखा बेटा? अपन ने गैमेटोजेनेसिस को देखा। और गैमेटोजेनेसिस जब भी होती है, गैमेटोजेनेसिस जब भी होगी तो ना उसमें क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। यानी जो पेरेंटल सेल होती हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जो सेल्स होती हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, उनकी जो पेरेंटल सेल है उनके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और मियोसिस सेल डिवीजन से कौन सी सेल बनाएंगी? गैमीट सेल का फॉर्मेशन होता है। जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा बेटा, ध्यान रखना है, जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो गैमीट के फॉर्मेशन के समय मियोसिस सेल डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस सेल डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस सेल डिवीजन। गैमीट फॉर्मेशन के समय हमेशा ही मियोसिस सेल डिवीजन होता है। यानी जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट जो बनते हैं वो बेटा हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर बेटा कैसे हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर हाफ हो जाते हैं। अगर मान के चलो हम ह्यूमन की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारी जो सोमेटिक सेल है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो हमारी जो गैमीट सेल बनेगी उसके अंदर क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? अगर 2n=46 है तो n= कितना होगा? 23 होगा। यानी जो गैमीट्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ठीक है क्या नहीं? बात से हमारी है। इनकी जो पेरेंटल सेल है, इनकी जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। इनके अंदर म्यूसिस सेल डिवीजन हो गया और कैसे गैमीट बनेंगे? हैप्लॉइड बनते हैं। जब ये गैमीट फिर से आपस में फ्यूज करते हैं, जब इनका फ्यूजन होता है, गैमीट्स का फ्यूजन होता है, तो इनसे क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। और बेटा जायगोट में जो डिवीजन होगा आगे, जायगोट में जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है? माइटोसिस। जायगोट में कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस जब होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस जब होता है, यानी जायगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो उसमें भी कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस होता है। जायगोट के अंदर कौन सा डिवीजन होगा बेटा? आगे माइटोसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस जब होगा तब भी माइटोसिस। मतलब जायगोट से तो एम्ब्रियो बनेगा, जायगोट से तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें भी कौन सा होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। लेकिन गैमीट के बनने के समय कौन सा होता है? मियोसिस सेल डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। और ध्यान से सुन रहा है एक महत्वपूर्ण बात, अगर
प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी डिप्लॉयड है, कैसी है? डिप्लॉयड। तो गैमेटोजेनेसिस जब भी होगा इनके अंदर हमेशा मियोसिस होगा। कौन सा होगा? मियोसिस सेल डिवीजन। अगर प्लांट बॉडी एनिमल बॉडी हैप्लॉयड है, पहले से ही हैप्लॉयड है, अगर इसके अंदर क्रोमोसोम पहले से एन है तो इसमें कौन सा होगा? माइटोसिस। इसके अंदर जो गैमीट बनेंगे वो भी एन से एन ही बनेंगे। अगर प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है मतलब क्रोमोसोम 2n है तो जो मियोसिस होगी उससे जो गैमीट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? एन वाले बनेंगे। कैसे बनेंगे? एन वाले बनते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है क्या नहीं? जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, एल्गी है, फंजाई है, ठीक है क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंजाई, इनके अंदर बेटा प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉयड होती है। कैसी होती है? हैप्लॉयड। तो उनके अंदर जो गैमीट बनते हैं वो भी कैसे बनेंगे? हैप्लॉयड ही बनेंगे। कैसे बनेंगे? हैप्लॉयड ही बनते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। और जिन ऑर्गेनिज्म की प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, जिन एनिमल की प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, उनके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होगा और उनसे जो गैमीट बनेंगे वो सब कैसे होंगे? हैप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं वो? हैप्लॉयड होते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दी गई है, उस टेबल के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम लिखिए, उनके अंदर डिप्लॉयड क्रोमोसोम कितने होते हैं और हैप्लॉयड क्रोमोसोम कितने होते हैं, ये अपन को थोड़ा सा देखना है। कुछ एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखे हुए हैं और कुछ की आपको उसमें खाली जगह दी हुई है जो आपको फिलअप करना है। उससे मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड कितने हैं और हैप्लॉयड कितने हैं। ये अपन को एक टेबल से देखना है, मैं आपको बता देता हूं। एक छोटी सी टेबल बना लेंगे हम लोग। पहले कॉलम में लिखेंगे पहले अपन ऑर्गेनिज्म का नाम लिख देते हैं, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले कॉलम में लिख लेते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में बेटा हम लोग लिखेंगे क्रोमोसोम नंबर। क्या लिखेंगे हम लोग? थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं, शायद आपको दिखाई ना दे। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरे कॉलम में बेटा हम लोग लिखेंगे क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर किसमें? डिप्लॉयड में लिखेंगे 2n। क्रोमोसोम नंबर 2n कितना है? और बेटा क्रोमोसोम नंबर n। क्रोमोसोम नंबर n कितना लिखेंगे बेटा हम लोग? n लिखेंगे कि उसके नंबर क्रोमोसोम n कितना है, ठीक है बेटा। ये इसके अंदर कौन से गैमीट सेल है? किसके अंदर होता है? गैमीट्स के अंदर होता है। इस बात को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्यूमन की। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन की। ह्यूमन के अंदर नंबर क्रोमोसोम 2n कितना होता है? 46। n कितना होगा? 23। उसका हाफ ही तो बेटा। अगर 2n 46 है तो n कितना होगा? 23 होगा। दूसरा हमको लिखना है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 12 होते हैं और 12 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 12 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। रेड जो होता है, रेड के अंदर 42 होता है, इसमें कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। हम बात करेंगे डॉग की। डॉग के अंदर कितना होता है? 78। 78 का कितना हो जाएगा? इसमें 39। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे कैट की। कैट के अंदर 38 होता है, इसमें 19 हो जाएगा। बेटा हम लोग बात करेंगे जो इंपोर्टेंट है उसकी बात करेंगे। फ्रूट फ्लाई जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर है उन सबको देख लेंगे हम लोग। फ्रूट फ्लाई के अंदर कितना होता है? 8 होता है। 2n तो n कितना हो जाएगा? 4। बेटा इसका और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ओफियोग्लोसम। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? ओफियोग्लोसम की बात कर रहे हैं। ओफियोग्लोसम इसके अंदर 1260 होते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। इसके अलावा बेटा अपना नया एग्जांपल है एप्पल। 34 होता है तो इसमें कितना हो जाएगा? 17। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा हमारा राइस।
24 और 12, 24 और 12। बेटा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपन नहीं लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आप लोगों ने। ये आपको सभी को याद करना है कि किसके अंदर कितने n कितना है और 2n कितना है, ये अपन को याद होना चाहिए। अगला एग्जांपल हमारा मेष का। मेष के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा 2n कितना होता है, 20 होता है। 20 और 10, 20 और 10 होता है। पोटैटो, पोटैटो का कितना होता है, 48 और 24, 48 और 24 होता है, याद रखेंगे। इसका बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के अंदर कितना होता है, 380 और 190, 380 और 190 होता है। लास्ट ओनियन, ओनियन के अंदर 16 और 8 होता है, 16 और 8। बेटा ये हम लोगों ने क्या देखा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिए गए हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n कितना होता है और n कितना होता है, इन दोनों की बात की हमने, 2n और n की बात की। इतनी सी बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर, इतनी सी बात। बेटा इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, हम लोग आसानी से याद कर सकें। अब एक बात और ध्यान से सुनेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे म्यूसिस सेल डिवीजन हो रहा है, अगर पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम 2n है, पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम कैसे है, 2n है, तो उनके जो गैमीट बनेंगे उनके अंदर क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं म्यूसिस सेल डिवीजन के द्वारा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बेटा हमको कांस्टेंट रखना होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा जनरेशन टू जनरेशन कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। हमारी जो पुरानी जनरेशन है उनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 थे और हमारे अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं। यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो कभी ना तो ज्यादा होते हैं ना ही कम होते हैं। अगर एक भी क्रोमोसोम कम ज्यादा हो गया तो एबनॉर्मलिटी आ जाती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाता है। बेटा क्रोमोसोम की तो बात छोड़ो, जीन भी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, अगर जीन का भी एक्सचेंज ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तो कुछ नए कैरेक्टर, कुछ न्यू डिसऑर्डर देखने को मिलता है अपन को। बेटा जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना, जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट के फॉर्मेशन के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना होती है जिससे हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा, म्यूसिस सेल डिवीजन होगा, तो क्या होगा, वहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये ऐसी दो घटना है जिनकी वजह से कुछ न्यू कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं, बहुत सारे क्या आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं। किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर के कारण और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से कुछ न्यू कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। और ये न्यू कैरेक्टर अगली जनरेशन के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अगर वेरिएशन लेके आना है, अगर वेरिएशन चाहिए तो कौन सा सेल डिवीजन होना चाहिए, म्यूसिस सेल डिवीजन। म्यूसिस सेल डिवीजन के द्वारा ही हमको क्या देखने को मिलेंगे, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इस बात को बेटा हम लोग याद रखेंगे। और ये जो वेरिएशंस होते हैं यही इवोल्यूशन करवाते हैं, न्यू स्पीसीज के बनने के लिए यही वेरिएशंस तो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं की वजह से इवोल्यूशन होता है। जो इवोल्यूशन की घटना होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। क्लियर है बात हमारी बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। कौन कौन सा, क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अपन ने पहला पॉइंट देखा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन। इसी में दूसरी नई बात आती है कि गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है, गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है। गैमीट ट्रांसफर की बात करेंगे। गैमीट्स ट्रांसफर, इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुने। फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचना क्या होता है, जरूरी होता है।
फर्टिलाइजेशन जब भी होगा जब मेल और फीमेल गैमीट का आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो उसके लिए दोनों का एक दूसरे के पास तक पहुंचना क्या होता है, जरूरी होता है बेटा। और ध्यान से सुनना है, मोस्टली क्या देखने को मिलता है कि जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट जो होता है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है। और जो फीमेल गैमीट है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल। जो फीमेल गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब स्टेशनरी होता है। नॉन मोटाइल का मतलब कैसा होता है बेटा, स्टेशनरी होता है। ठीक है, कुछ सर्टेन ऐसे प्लांट जो एल्गी हैं, कुछ ऐसे एल्गी हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल गैमीट दोनों कैसे होते हैं बेटा, मोटाइल होते हैं। मोस्टली क्या देखने को मिलेगा कि जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट कैसा होता है, मोटाइल होता है। और फीमेल गैमीट कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, स्टेशनरी होता है। लेकिन कुछ एल्गी के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही गैमीट हमको कैसे देखने को मिलेंगे, मोटाइल देखने को मिलते हैं। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए उसको कुछ ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए बेटा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। उसी मीडियम की हेल्प से मेल गैमीट ट्रांसफर होगा। मेल गैमीट क्या करेगा, मेल गैमीट मूव करता है। मेल गैमीट क्या करेगा बेटा, मूव करेगा। और मूव करके कहां तक पहुंचेगा, फीमेल गैमीट के पास। फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है। ठीक है, नहीं ध्यान से सुनना है। जो मोस्टली अपने एल्गी हैं, एल्गी हैं, इसके अलावा बेटा अपने कुछ फंजाई हैं, ब्रायोफाइटा हैं, ब्रायोफाइटा एल्गी हैं, ब्रायोफाइटा हैं, टेरिडोफाइटा हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इनके अंदर मेल गैमीट को ट्रांसफर होने के लिए जो मीडियम मिलता है वो मीडियम कौन सा होता है, वाटर होता है। इनके अंदर मीडियम कौन सा होता है, वाटर होता है। और जब मेल गैमीट वाटर के थ्रू फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं तो बहुत सारे मेल गैमीट क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। मेल गैमीट के नंबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हमको मेल गैमीट ज्यादा चाहिए क्योंकि मीडियम के द्वारा जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं तो बहुत सारे मेल गैमीट क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इसलिए मेल गैमीट जो होते हैं वो फीमेल गैमीट की कंपैरिजन में थाउजेंड्स टाइम, हजारों की संख्या में, हजारों गुना ज्यादा बनते हैं। मेल फीमेल गैमीट की तुलना में मेल गैमीट जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं, जिससे कि मेल गैमीट आसानी से फीमेल गैमीट तक पहुंच जाए। अगर उसमें कुछ बेकार भी हो जाए तो कोई बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आसानी से हो सके। बात से हमारी दूसरा आपको याद रखना है, जो सीड प्लांट होती है, जो सीड प्लांट होते हैं यानी जिन प्लांट के अंदर बीज बनते हैं, उनके अंदर जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, क्या होते हैं उनके अंदर जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमीट को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। मेल गैमीट को क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। मेल गैमीट को ट्रांसफर करने का काम करते हैं किसके अंदर, जिनके अंदर पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं। जो पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं ये पॉलिन ग्रेन्स किसका काम करेंगे, मेल गैमीट को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो पॉलिन ग्रेन्स है ये क्या बनती है, याद करो बेटा हमने 11th क्लास में फ्लावर का डायग्राम पढ़ा था। 11th क्लास में फ्लावर का डायग्राम पढ़ा था। मैं एक बार फिर से बता देता हूं फ्लावर का डायग्राम। फ्लावर का डायग्राम हम लोग बेटा एक बार फिर से देख लेंगे। फ्लावर में सबसे नीचे हमको क्या देखने को मिलेगा, थैलेमस। सबसे नीचे हमको थैलेमस मिलेगा, उसका हमको सेपल देखने को मिलेंगे। देन उसका हमको पेटल्स देखने को मिलते हैं, ये पेटल्स देखने को मिलेंगे। ये अपना कार्पेल ऑफ पिस्टिल है, इसके अंदर ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर एग सेल बनेगी, ये इसका स्टिग्मा है। बेटा ये कौन है इसके, दिस इज द एंथर। बेटा इसी को बोलेंगे एंथर। ये इसका क्या होता है, ये इसका कार्पेल ऑफ पिस्टिल, कार्पेल ऑफ पिस्टिल होता है। और ये कौन होता है इसका, ये स्टिग्मा है, और इसका स्टिग्मा।
जो सीड प्लांट होते हैं उनके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमीट को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और मेल गैमीट कहां बनेंगे? मेल गैमीट बनते हैं एंथर के अंदर। इस एंथर के अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमीट मतलब इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे और उसी पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट से जब पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, तो उसके अंदर क्या बनते हैं? मेल गैमीट बनेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके अंदर इन बातों को हम लोग डिटेल में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो मेल गैमीट बनेगा वो एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होती है उनके अंदर बनेगा। क्लियर? और जब पॉलिनेशन का टाइम आता है, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा, तो एंथर यहां से रप्चर होगा, इसमें से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे और मेल गैमीट को लिए हुए वो कहां तक पहुंचेंगे? स्टिग्मा तक। कहां तक पहुंचते हैं? स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। और ध्यान रखना है कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट है, जो बाइसेक्सुअल प्लांट है उनके अंदर तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सी प्रोसेस होगी? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। ये जो पॉलन ग्रेन्स है या आसानी से निकल के कहां तक जाएंगे बेटा? एंथर तक, स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स बने ये इजीली यहां से निकलकर कहां तक जाएंगे? स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। इनके अंदर जो बाइसेक्सुअल प्लांट है, जैसे कि अपना पी प्लांट, पी प्लांट जो होता है वो अपना कैसा प्लांट है? बाइसेक्सुअल प्लांट है। इस पी प्लांट के अंदर आसानी से, इस पी प्लांट के अंदर आसानी से क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। यानी जो मेल गैमीट है वो आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स के थ्रू आसानी से क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यूनिसेक्सुअल जो प्लांट होते हैं, उन यूनिसेक्सुअल प्लांट के अंदर क्या होता है? उनके अंदर होता है क्रॉस पॉलिनेशन। और बाइसेक्सुअल के अंदर कौन सा होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो एंथर होते हैं उस एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल कर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। उसके लिए पॉलन ग्रेन्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यूनिसेक्सुअल प्लांट जो होते हैं इनके अंदर ज्यादा पॉलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है और जो बाइसेक्सुअल प्लांट हैं उनके अंदर कम पॉलन ग्रेन्स की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे ही ये पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे पहुंचेगा, इसकी जो पॉलन ट्यूब है वो आगे की ग्रोथ करेगी, इसमें जो मेल गैमीट है वो भी ग्रोथ करेंगे और मेल गैमीट यहां से कहां जाएंगे? ओवरी के अंदर जो एग सेल है। मेल गैमीट कहां पर होता है? ध्यान रखना है, अपने पॉलन ग्रेन्स के अंदर। मेल गैमीट कहां पर होता है? पॉलन ग्रेन्स के अंदर। और जो फीमेल गैमीट है वो हमारे कहां पर होता है? फीमेल गैमीट जो है, यानी हमारा जो एग होता है, जो एग होता है, एग सेल कहां पर मिलेगी? एग सेल हमको मिलेगी ओव्यूल के अंदर। इसके अंदर मिलेगी हमको? ओव्यूल के अंदर मिलेगी। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये बाहर का ओवरी है, ओवरी के अंदर कौन होता है? ओव्यूल होता है। इस ओव्यूल के अंदर ये मेल गैमीट पहुंचेगा, उसके बाद दोनों का फ्यूजन होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है फर्टिलाइजेशन। कौन सी स्टेप आती है? फर्टिलाइजेशन आती है। तो बेटा हम लोगों ने क्या देखा कि प्लांट के अंदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कैसे ट्रांसफर, मतलब मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक ट्रांसफर कैसे होता है, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक ट्रांसफर कैसे होता है। बेटा अगर हम लोग डायोसियस एनिमल की बात करें, किसकी बात करें? डायोसियस एनिमल की बात करें। ठीक है क्या? नहीं, मैं लिख देता हूं। डायोसियस एनिमल की बात करें तो डायोसियस एनिमल होते हैं, उन डायोसियस एनिमल के अंदर जो मेल गैमीट होता है उसे फीमेल गैमीट तक पहुंचना पड़ता है। यहाँ पर मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग है, सेपरेट है, तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचना है। तो उसकी जो पहुंचने के तरीके हैं वो मेन 3 तरीके हो सकते हैं। एक होता है, पहला पॉइंट बेटा हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल fertilization and external development। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? इस बात को हम लोग याद रखेंगे। एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है। दूसरा इसमें है
इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। तीसरा जो पॉइंट होगा हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। तीन प्रकार के रिप्रोडक्शन के तरीके देखने को मिलते हैं। मतलब गैमीट का जो ट्रांसफर है वो तीन तरीके से हो सकता है। तीन प्रकार के मोड देखने को मिलेंगे, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नली डेवलपमेंट। मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो होते हैं वो बॉडी के बाहर आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, और बॉडी के बाहर ही उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। एक तो ये देखने को मिलेगा। दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल गैमीट जो है वो बॉडी के अंदर मिलते हैं। मेल गैमीट फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट के अंदर पहुंचेगा, वहां पर दोनों का फ्यूजन होगा। क्या सुना है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, मेल गैमीट फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा, उसकी जेनेटिक ट्रैक्ट में पहुंच करके दोनों का आपस में फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा। अब वो जायगोट उस फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट से मूव करेगा, बाहर निकलेगा और कहां जाएगा, एक्सटर्नल मीडियम के अंदर। और बॉडी के बाहर उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। बॉडी के बाहर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट, यानी जो मेल गैमीट है वो फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट के अंदर पहुंचेगा, दोनों का फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा, और फीमेल की बॉडी के अंदर ही वो जो जायगोट है वो डेवलप करेगा, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा और उसी से क्या बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो तीनों बात समझ में आई आपको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट। ये अपन को ज्यादातर कहां देखने को मिलेगा, हमको एक्वेटिक एनिमल के अंदर। एक्वेटिक एनिमल जो है उनके अंदर हमको मेनली कौन सा देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल भी ले सकते हैं, ओवेलिया है, नीरिज है। कौन सा होता है, नीरिज होता है, याद रखना है। ओवेलिया है, नीरिज है, ठीक है। इसका फिसिस है, एम्फीबियंस है। ये एग्जांपल हम लोग याद रखेंगे, ओवेलिया, नीरिज, फिसिस, एम्फीबियंस। इन सब के अंदर हमको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट ये हमको कहां देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा हमको कटल फिश के अंदर, कटल फिश। इसके अलावा शार्क मछली है, शार्क है, उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा वर्ड्स है, रेप्टाइल है, रेप्टाइल, वर्ड्स, प्रोटोथीरियम, रेप्टाइल, वर्ड्स, प्रोटोथीरियम्स। इन सब के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट ये हमको कहां देखने को मिलेगा, मेटाथीरियस के अंदर। मेटाथीरियस के अंदर देखने को मिलेगा, यूथीरियस के अंदर देखने को मिलेगा, इसके अंदर देखने को मिलेगा यूथीरियस के अंदर। क्लियर है तीसरी बात? तो ये हमने देखा कि गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर दो मेन पॉइंट थे, एक था गैमेटोजेनेसिस और दूसरा था हमारा गैमीट ट्रांसफर। दोनों पॉइंट को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। यहाँ तक अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगती है बेटा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप लोग पर्सनल फॉर्म भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ के रखना है। अब जो फर्टिलाइजेशन है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे और हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप लोग अपना जो चैनल है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उसको सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं, जिससे कि वो विद्यार्थी भी पढ़ सकें आसानी से। ठीक है बेटा, धन्यवाद।